अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ मेरी सही आ रही है आप लोग के पास? स्क्रीन में शेयर करता हूँ आपके साथ। जी सर, आवाज़ आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। कितने पास पेपर किए? सर फोर्सेस के किए, फोर्सेस की क्वेरीज पूछनी थी, लेकिन अब आप डिफॉर्मेशन बढ़ा रहे हैं। डिफॉर्मेशन नहीं, अभी मुझे बताया था कि वो प्रेशर ख़त्म नहीं हुआ था ना, वो भी तो आएगा मिड टर्म के अंदर। हाँ मास हाँ। डेंसिटी प्रेशर जो मैं क्लास में करा रहा था, उसके बाद स्कूल ही बंद हो गए थे, तो वो टॉपिक ख़त्म करा दूँ, उसके बाद डिफॉर्मेशन करूँगा। मगर अभी तो खैर अच्छा इस वीक के अंदर तो मैं आज की क्लास में थ्योरी कराऊंगा और वेडनेसडे सैटरडे की क्लास में तुम्हारे पास पेपर कराऊंगा। अच्छा सर एक दो बातें बताते हैं जरा। वो कॉन्सेप्ट मेरा थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूं मैं। इसमें सर टॉर्क ऑफ कपल का कॉन्सेप्ट, सर मैं थोड़ा सा वो हो गया था, कंफ्यूज हो गया टॉर्क था। ऑफ कपल की डेफिनेशन होती है वन ऑफ द फोर्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। सर इसके वन ऑफ पास पेपर मुझसे नहीं हो रहे, बहुत मुश्किल है। हाँ सर, मुश्किल है फोर्सेस के पास में। मैंने कब का आसान है? सर आसान ये तो कुछ टॉर्क होता है। वगैरह समझ ही नहीं आ रहा है, यानी वो मुश्किल नहीं सर, यानी वो नहीं होता जो समझ नहीं आता पूरे पूरे साल, वो हो रहा है यहाँ पे। हाँ किसमें? टॉर्क ऑफ कपल में? जी। नहीं सर। टॉर्क ऑफ कपल समझ नहीं आ रहा? नहीं सर, नहीं सर वो विदाउट विथ एंगल आता है ना, वो मुश्किल होता है। नहीं नहीं सर, वो उसके अंदर एक सवाल था कि एक सर्कल के ऊपर टॉर्क लगा रहे हैं, फिर वो पूछ रहे हैं कपल का टॉर्क कितना होगा, वो दोनों इक्वल थे, समझ ही नहीं आया कैसे इक्वल थे। और सर कौन पांच सी मिनट में बात एक और है? एक सवाल है, वो सेकंड, एक को सेकंड। प्लेनर फोर्सेस के, हाँ, वो भी नहीं आ रहे एक दो समझ। सवाल भेजो मुझे। भेजो एक दो सवाल। उमर, तुम एक भेजो और तुम एक भेजो। एक सेकंड भेजता हूँ रुपये। भेजो, वरना स्टार्ट तो मुझे आज करना था। सही है सर, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट में भेज रहा हूँ। दे रहा हूँ, 2 मिनट दिए। भेजो सवाल। सर देखिए, मैंने सवाल भेजा एक, रेड से मार्क हुआ हुआ सर्कल 5 होगा। दो भेजो तुमने, एक पे रेड सर्किल, एक पे ग्रीन सर्किल है। किस वाले की बात कर रहे हो? रेड वाला, रेड वाला। Which of the following pair of the forces acting on a circular object contributing a couple? F and 2F। डी आंसर होना चाहिए, क्या आंसर था? सर इसका ए लिखा हुआ है पीछे। क्या लिखा हुआ है? ए। ए लिखा हुआ है? जी। एक सेकंड, टॉर्क ऑफ कपल की बात कर रहे हैं। एक सेकंड, एक्टिंग ऑन अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट कंट्रीब्यूटिंग अ कपल। ए टॉर्क ऑफ कपल में एक्चुअली क्या होता था? दो फोर्सेस एक्ट होती थी, डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। अच्छा हाँ सही है, डायरेक्शन ऑपोजिट की प्रॉपर्टी मिस कर दिया था। सही सही, हाँ ए ही होगा। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट देख लो। ए, सर ऐसा समझा दें। देखिए, टॉर्क ऑफ कपल की मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी? कुछ याद है? क्या बताया था टॉर्क ऑफ कपल? टॉर्क ऑफ कपल की मैंने डेफिनेशन बताई थी, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द फोर्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस एंड इट प्रोड्यूस सर्कुलर मोशन। कुछ याद आ रहा है? कॉपी क्या खोलो जरा। सर्कुलर सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस करेंगे हमेशा टॉर्क का? टॉर्क ऑफ कपल जो कि हमेशा सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस करेगा। ये नहीं लिखवाया था सर, ये मैं लिख लूँ जरा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। डेफिनेशन मैंने पता क्या बताई थी? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द फोर्स टू एंड फोर्सेस डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस।
वन ऑफ द डेफिनेशन लिखवाई थी, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द फोर्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, राइट। ये तो इसकी डेफिनेशन है। इसकी तीन प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? सेम इन मैग्नीट्यूड। क्या कहलाती है आपके पास? सेम इन मैग्नीट्यूड। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी कहलाती है ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ऑपोजिट इन डायरेक्शन। फोर्स की बात कर रहे हैं ना सर? हाँ हाँ, ये तीन फोर्सेस, ये जो तीन प्रॉपर्टीज हैं वो आपके पास, ये एक ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट, ये इस ऑब्जेक्ट में दो फोर्सेस एक्ट हो रही थी, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, और थर्ड प्रॉपर्टी थी आपके पास, इट प्रोड्यूसेस सर्कुलर मोशन। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। तो अगर इनमें से कोई भी एक बात गलत हो जाएगी तो आपके पास क्या नहीं हो सकता? टॉर्क ऑफ कपल नहीं होगा। तो अगर आप इन तीनों बातों को इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हो जो तुमने मुझे भेजा है, तो उसमें एक्चुअल में आपके पास दो फोर्सेज हैं सेम इन मैग्नीट्यूड, तो बी और सी तो खत्म हो गया, क्योंकि बी और सी के अंदर मैग्नीट्यूड सेम ही नहीं है। अब आपके पास बचा ए और डी बचा, तो डी के अंदर मैग्नीट्यूड सेम है मगर डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं है, तो फिर डी भी खत्म हो गया। तो फिर आपके पास सिर्फ से कौन सा आंसर बचा? ए। क्या ये बात समझ में आई क्लास? सर डी भी तो करेगा ना वो करेगा मगर डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं है सर्कुलर ना। मोशन। अच्छा नहीं नहीं, सर्कुलर मोशन करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं है ना। क्या डायरेक्शन ऑपोजिट है? डायरेक्शन मतलब एक की एक्स एक्सिस पे और एक की वाई पे है। नहीं, एक की एक्स एक्सिस की होगी, एक की माइनस एक्स एक्सिस की होगी, ये मतलब अच्छा होता है। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब होगा एक एक्स एक्सिस पे होगा तो एक माइनस वाई एक्सिस पे होगा। अच्छा अच्छा अगर एक वाई में होता तो दूसरा माइनस, अगर एक वाई में होता तो दूसरा माइनस वाई में होता, ये मतलब है। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? इस बिहाफ के ऊपर आपके पास ऑप्शन ए बनेगा। तो तुमने जो क्वेश्चन भेजा है उसके लिहाज से उसका आंसर सिर्फ ए ही पॉसिबल है। सर ये भी बताएं को प्लेनर फोर्सेस क्या होती हैं, उसके भी सवाल है। हाँ, एक को पॉइंट पे प्लेनर तीन फोर्स लगती है, वो समझा दें को सर। प्लेनर फोर्सेस का मतलब होता था दोज फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन सेम एक्सिस, सेम पॉइंट ऑफ एक्शन। बताता हूँ मैं भी। अब सेम पॉइंट ऑफ एक्शन का मतलब क्या है? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर आपकी। अब देखो आपके पास को प्लेनर फोर्सेस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट बनता है वो ये बनता है। ये देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स सर रिएक्ट सर कर रही स्क्रीन है, एक स्क्रीन फोर्स स्क्रीन रिएक्ट नहीं कर आ रही रही है, सर। एक फोर्स रिएक्ट कर रही है। इसको बोलते थे को प्लेनर फोर्सेस। क्या कहते थे इसको? को प्लेनर फोर्सेस। क्योंकि को प्लेनर फोर्सेस क्यों कहलाएंगी? क्योंकि अगर तुम इन सबको ज्वाइन सर करो तो ये एक पॉइंट पे आके मीट हो जाएंगी। सर सर स्क्रीन नहीं आ रही हाँ, है, समझ ही नहीं आ रहा। स्क्रीन नहीं आ रही? जी रुको, वापस शुरू से बताना पड़ेगा। स्क्रीन कहाँ चली गई? ये शेयर स्क्रीन अब आई? जी सर अब आइए। अब आ गई। तो याद रखिए ये जो मैंने सर्किल दिखाया है, इस सर्किल में मैं तीन फोर्सेस दिखा रहा हूँ, ए बी और सी। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे दो से ज्यादा फोर्स एक्ट कर रही होंगी और दोनों सेम एक्सिस पे होंगी, या तीनों आपके पास एक पॉइंट पे सम हो रही होंगी, उसको बोलते थे कोप्लेनर फोर्सेस। क्या कहते थे उसको? कोप्लेनर फोर्सेस। अब फोर्सेस विच आर एक्टिंग एट सेम पॉइंट, दैट इज कॉल्ड कोप्लेनर। क्या कहलाएंगे आपके पास? कोप्लेनर फोर्सेस कहलाएंगी। जैसे आपके पास, अगर आपको वेक्टर्स याद हो तो वेक्टर्स के जितने सवाल होते थे उसमें क्या होता था, एक ऑब्जेक्ट का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता था, एक आपके साथ रोप यहाँ एक्ट करती थी, एक रोप यहाँ एक्ट करती थी। तो इन सारी की सारी फोर्सेस को अगर मैं इसको ए बी और सी का नाम दूं तो ये तीनों की तीनों फोर्सेस कहलाएंगी कोप्लेनर। क्या कहलाएंगे आपके पास? कोप्लेनर फोर्सेस। या जो तुमने पासवर्ड में देखा होगा कि एक आपके पास पेंडुलम है, इस पेंडुलम का नीचे एक्ट कर रहा है वेट, इधर एक्ट कर रही थी हॉरिजॉन्टल फोर्स, इधर एक्ट कर रही थी टेंशन। ये भी तुम्हें पासवर्ड में सवाल नजर आया होगा। टेंशन, हॉरिजॉन्टल फोर्स और वेट, इन तीनों फोर्सेस को बोलेंगे कोप्लेनर। क्या बोलेंगे इन तीनों फोर्सेस को? कोप्लेनर फोर्सेस कहूंगा। सर इन तीनों का रिजल्टेंट कैसे आएगा और कैसे पता चलेगा कि ये इक्विलिब्रियम में? अच्छा, ये तो पासवर्ड का सवाल ही दिया है ना मैंने। यहाँ पे एंगल बनता था थीटा, राइट। अब आपके पास, आप इस पे फॉलो करेंगे हेड टू टेल। क्या इस्तेमाल करोगे? पूरी फिजिक्स में आपने इस्तेमाल करना होता था हेड टू टेल। क्या इस्तेमाल करना होता है?
हेड टू टेल। अगर तुम ये डायग्राम देखते हो तो इस डायग्राम में तुम सबसे पहले कौन सी फोर्स बनाना चाह रहे हो, तुम मुझे बताओ। जो बताओगे उसके हिसाब से कर दूंगा मैं। कौन सी फोर्स पहले बनाना चाह रहे हो? वेट बना रहे। टी, डब्ल्यू या एच? डब्ल्यू। आप बताएं। हैं? डब्ल्यू बना दे सर। डब्ल्यू बना दूं? इसका मतलब बनेगा कि मैं डब्ल्यू के हिसाब से बात करूंगा तो डब्ल्यू इज एक्टिंग डाउनवर्ड। ये देखें, ये मैंने डब्ल्यू दिखा दी, इस पे लिख देता हूँ डब्ल्यू। ये मैंने डब्ल्यू दिखाई है। इसके बाद अब जहां पे डब्ल्यू खत्म होगा, यहाँ से स्टार्ट करूंगा मैं एच। क्या स्टार्ट करूंगा? यहाँ से एच। हेड टू टेल फॉलो करना है मुझे। क्या फॉलो करना है? हेड टू टेल। तो मैं जहां पे डब्ल्यू खत्म हुआ था, यहाँ से स्टार्ट करूंगा एच। ये मैंने एच दिखा दी। अब सर जहां ये पे फोर्सेस का नाम क्या था? क्या? इन फोर्सेस का नाम क्या था? को और को आगे? प्लेनर, को प्लेनर, सर लिख के को दिखाते हैं, बहुत मुश्किल लग रहा है। प्लेनर लिख तो दिया। COPLANER, को प्लेनर फोर्सेस। अब आपके पास जहां पे डब्ल्यू खत्म हुआ वहां से एच स्टार्ट कर दिया आपने। ये मैंने एच दिखा दी। अब जब एच खत्म करूंगा तो वहां से टी दिखाऊंगा। तो टी का एरो देखो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब आपके पास टी बनाएंगे तो जहां पे डब्ल्यू खत्म, एच खत्म हुआ था, यहाँ से टी बनेगा और टी जा रहा होगा ऊपर की तरफ। और इसको मैं अलग कलर से बना देता हूँ। ये देखो, तो एक फोर्स हो गई डब्ल्यू, एक फोर्स हो गई आपके पास एच, और एक फोर्स क्या हो गई आपके पास? टी। अब तुम देखो मुझे डायग्राम में, इस डायग्राम के अंदर एंगल कहाँ बन रहा था? ये जो थीटा बन रहा है, ये थीटा एक्चुअल में किसके दरम्यान होना चाहिए? उमर, ये थीटा यहाँ बनना चाहिए। तो ये जो थीटा बन रहा होगा, ये थीटा बनेगा आपके पास W और T के दरमियान। तो अगर मैं इस पे साइन थीटा अप्लाई करूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको कह दिया इक्विलिब्रियम वेक्टर। इसको मैं इक्विलिब्रियम क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सम ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी जीरो। आप जिस पॉइंट से चले थे उसी पॉइंट पे वापस आ गए। अगर तुम ए से मूव करना शुरू करते, हेड टू टेल फॉलो करते, तो तुम ए से कहाँ जाते? नीचे जाते, फिर नीचे से राइट पे जाते, और फिर राइट से इंक्लाइन पर वापस ए पे आ जाते। तो द सम ऑफ ऑल फोर्सेस आर जीरो, दैट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। इसको मैं क्या कहूँगा? मैं इसको इक्विलिब्रियम कहूँगा। और अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहूँ सर तो मैं इसकी इसकी डायरेक्शन वो दूसरी क्यों नहीं है? क्या? यानी टेंशन दूसरी डायरेक्शन में क्यों नहीं है? मैं यानी अगर डायग्राम ऊपर हेड टू दी। टेल लॉ हेड टू टेल लॉ लगाएंगे तो वो हाँ, W से H की तरफ जाना चाहिए ना, दूसरी ऑपोजिट नहीं जाना डायरेक्शन में होगा। चाहिए। रुक जाओ, मैंने टी को रिजल्टेंट थोड़ी कहा है। मैंने टी रिजल्टेंट थोड़ी कहा है। मैं तो हेड टू टेल फॉलो कर रहा हूँ। सवाल में एग्जामिनर ने जो डायग्राम दी थी, अच्छा सही, फिर समझ आ गई वो आ ऑपोजिट गया। है ना, फिर वो जीरो अब हो आप जाएगा। इस्तेमाल करो साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होगा? इसमें साइन थीटा बराबर एच हो अपॉन टी। जाएगा, हाँ किसके? एच अपॉन टी के ना। साइन थीटा बराबर हो जाएगा एच अपॉन टी के। वेरी गुड। साइन थीटा बराबर होगा एच अपॉन टी के। तो अगर आप साइन थीटा की बात करोगे तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा एच अपॉन टी। कॉस किसके बराबर हो जाएगा? कॉस बराबर होगा डब्ल्यू अपॉन टी। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा एच अपॉन टी। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन टी। और टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपके पास एच अपॉन डब्ल्यू। ये कॉन्सेप्ट है। तो ये तो प्योर वेक्टर का सवाल है, फोर्सेस का। वेक्टर का कॉन्सेप्ट जो था, मैंने उमर तुमसे एक सवाल बोला था, तुमने उठा के मुझे 5 सवाल भेज दिए। सर ये सारे ही नहीं हो रहे ना, बिल्कुल समझ नहीं आते सर, ये यही ये से सवाल सवाल समझ ही पूछ नहीं रहे हैं। आया। ये मूवमेंट्स का सवाल है, रुको मैं देखता हूँ मेरे पास होगा ये अच्छा सर सवाल है। कोप्लेनर का एक सवाल करवा दें, फिर मैंने एक भेजा एमसीक्यू। फरमाइशी प्रोग्राम थोड़ी चलेगा, सिर्फ तुम्हारा चलता रहेगा। एएस 1 बाय 1 चल रहा हूँ ना। डायनेमिक्स, काइनेमेटिक्स, मोमेंट्स, एक सेकंड, काइनेमेटिक्स पेपर 2 के सवाल है ये। मोमेंट्स, उमर इसका रेफरेंस क्या था? उमर इसका रेफरेंस, ये आ गया सवाल, ये सवाल था उमर।
सर ये सारे ही नहीं हो रहे, इसमें एक दो पार्ट है, समझ ही नहीं आता मुझे। भाई अभी तो बताओ, ये सवाल की बात कर रहे हो ना जो तुमने मुझे भेजा है। इसके ऊपर करें सर, ऊपर करें, वो उसके अंदर सर्कल बना हुआ था एक। भाई क्या हो गया, तुमने मुझे ये सवाल तो भेजे उमर, सर्किल क्या बना हुआ था? जो तुमने मुझे व्हाट्सएप किया है भी वो ये सवाल है ना, ये सवाल है वो तो। नहीं नहीं सर, एक दूसरे सवाल है, वो भी समझ नहीं आ रहा मुझे, काफी सारे समझ नहीं आ रहे। भाई अभी मैं कौन सा कराऊं ये बताओ मुझे, ये कराऊं सर नहीं वो कराऊं? मैं बताता हूँ, नहीं इसके बाद वाला, इसके बाद एक और है। बस एक सवाल कराऊंगा तुम्हारा, ये। नहीं नहीं सर, एक और नीचे करें, थोड़ा सा आएगा। और सर, और ये तो किया हुआ है क्लास में, इसका एक पार्ट नहीं आ रहा मुझे। ये जी सर, ये वाला। तो क्या आसान सवाल है, हैरत की बात है तुमसे ये नहीं हुआ। सर टॉर्क और वो, टॉर्क ऑफ अ कपल और टॉर्क इक्वल क्यों होंगे इसके, यानी मुझे समझ ही नहीं आ रहा। देखें, पहली बात थी, पहला पार्ट एग्जाम में पूछा डिफाइन द मोमेंट ऑफ फोर्स, तो डेफिनेशन लिखोगे द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट अ फिक्स पॉइंट। उसके बाद उसने पूछा था कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम, सम ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी जीरो, सम ऑफ ऑल टॉर्क शुड बी जीरो। ये सवाल पहले पूछा तो है तुम लोगों में से किसी ने, मैंने पूछा था सर ये। क्लास ने पूछा, मेरे आज से मुझे याद पड़ ले। सर मुझे ये समझ नहीं आया, टॉर्क और वो पार्ट 2 और पार्ट 1 इक्वल क्यों होगा, वो समझ ही नहीं आता, तब ये वापस पूछ रहे हैं। अब देखिए आपके पास इस सवाल के अंदर एग्जामिनर ने आपके पास दो चीजें बताई हैं, ये सवाल है पूरा। इस सवाल में एग्जामिनर ने एक डिस्क दिखाई है, इस डिस्क का डायमीटर 12 cm, इसके इस डिस्क को आपने उसने अटैच किया एक लीवर के साथ, और इस लीवर की लेंथ है 30 cm, और इस पर फोर्स लगाता है 150 न्यूटन की। तो एग्जामिनर बोलता है कि जब इस पर फोर्स लगेगी 150 न्यूटन की लीवर के ऊपर, तो ये डिस्क रोटेट करेगी। क्या करेगी? डिस्क रोटेट करेगी। अब इस डिस्क को रेस्ट में रखने के लिए आपने दो स्ट्रिंग बांधे हुए हैं, एक S1 है एक S2 है। तो एग्जामिनर पूछता है पहले पार्ट में, अगर आपने इस डिस्क को इक्विलिब्रियम में रखना है तो डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग बताएं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ईच स्ट्रिंग दैट एक्ट ऑन द डिस्क। अब डिस्क पे, अब आप मुझे बताओ, जब आप इस पे फोर्स लगाओगे 150 न्यूटन की, तो 150 न्यूटन की फोर्स लगाने से ये डिस्क जो मूव करेगी वो आपके पास कैसे मूव करेगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? अभी मैं फोर्स की एंटी बात कर, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब बनेगा, अगर मैं डिस्क के ऊपर एरो बनाऊं जो फोर्स एक्स से लग रही होगी, तो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज लग रही होगी। कैसे लग रही होगी? एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब बनेगा मुझे एरो जो दिखाने पड़ेंगे वो ऐसे दिखाने पड़ेंगे। ये मैं किसके हिसाब से दिखा रहा हूँ? ये मैं दिखा रहा हूँ किसके हिसाब से? डिस्क के हिसाब से। अब ये देखें, ये फोर्स लग रही होगी इस पे, ये जो फोर्स होगी इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही होगी, यहाँ से ऐसे मूव कर रही होगी। अब आप इसको इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हो, तो स्ट्रिंग पे जो फोर्स लगाएंगे, स्ट्रिंग फोर्स ऐसे लगा रही होगी, ए ऐसे, स्ट्रिंग इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी और एक स्ट्रिंग इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होगी। क्योंकि जब स्ट्रिंग पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेंगी, इसका मतलब बनेगा आपके पास रोप से ये ऐसे फोर्स लग रही होगी और रोप से ऐसे फोर्स लग रही होगी। तो रोप वाली फोर्स इस 150 न्यूटन की फोर्स को कैंसिल आउट करेगा, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? स्ट्रिंग से फोर्स जो लगेगी S2 से लगेगी राइट हैंड साइड पे और S1 से लगेगी लेफ्ट हैंड साइड पे। जो एग्जामिनर ने पहले पार्ट में बोला था, डायरेक्शन शो दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो जो डायरेक्शन लग रही होगी स्ट्रिंग्स के ऊपर वो ऐसे लग रही होगी। इस पे आपको एक मार्क मिल जाएगा। उसके बाद एग्जामिनर ने कहा था आपसे, द फोर्स ऑफ द मैग्नीट्यूड 150 न्यूटन, कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द सेंटर ऑफ डिस्क। तो अबाउट द सेंटर ऑफ डिस्क मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला बनेगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। फोर्स गिवन थी आपको कितनी? फोर्स गिवन थी 150, डिस्टेंस था 30 अपॉन 100,
सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो जब 150 मल्टीप्लाई बाय 30/100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 45 न्यूटन। कितना आंसर आ जाएगा? 45 न्यूटन। दिस इज द आंसर। ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। अब अगला पार्ट है। अगले पार्ट में बोलते हैं टॉर्क ऑफ द कपल प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्सेस ऑन द स्ट्रिंग। जब एग्जामिनर बोलते हैं टॉर्क ऑफ द कपल, टॉर्क ऑफ द कपल का मतलब बनेगा 45 न्यूटन। क्योंकि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में, जब ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा तो इस सवाल में हो क्या रहा है? इस सवाल में एक्चुअल में एक फोर्स ये लग रही थी, इससे आपके पास मूवमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस हो रहा था, और यहाँ पे आपके पास दो स्ट्रिंग्स थे। यहाँ पे क्या थे? दो स्ट्रिंग्स थे। तो स्ट्रिंग जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रही होगी? टॉर्क ऑफ कपल। टॉर्क ऑफ कपल प्रोड्यूस होगा स्ट्रिंग से, और ये जो फोर्स थी ये प्रोड्यूस कर रही होगी मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क ऑफ कपल के बराबर है। इस डायग्राम में तीन चीज एक्ट कर दी है। ये देखें, दो फोर्सेस हैं जिनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है और विच प्रोड्यूस टॉर्क ऑफ सर ये कपल। इक्वल क्यों होंगे? हाँ, इक्वल होंगे तो ऊपर 45 लिखेंगे, नीचे भी 45, तभी तो क्यों ऑपोजिट। क्यों इक्वल क्यों होंगे? माइनस होना चाहिए ना, 45 और -45। अरे, टॉर्क ऑफ कपल प्रोड्यूस बाय द फोर्सेस, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगी ना फिर। नहीं तो नहीं नेट सर, मैं कह रहा हूँ निकलती है, नेट कि 45 -45 क्यों नहीं होगा? अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना एक टॉर्क, तो एक एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज है। उसने सवाल में बोला क्या है ये बताओ? मैग्नीट्यूड। टॉर्क ऑफ कपल प्रोड्यूस बाय द फोर्सेस इन द स्ट्रिंग, ये कहा है उसने। सवाल पढ़ा तुमने? जी सर। टॉर्क ऑफ कपल प्रोड्यूस बाय द फोर्सेस इन द स्ट्रिंग्स। उसने नेट टॉर्क नहीं पूछा है, उसने पूछा टॉर्क ऑफ कपल बताओ जो स्ट्रिंग प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब बनेगा ये जो 45 न्यूटन का मूवमेंट आ रहा था ये तो एफ से आ रहा था, और टॉर्क ऑफ कपल जो प्रोड्यूस हो रहा होगा वो भी 45 होगा। सही उसका सर, नेट सही। टॉर्क जीरो हो जाएगा। उसने नेट टॉर्क नहीं कहा, उसने कहा टॉर्क ऑफ द कपल। ये उसने वर्ड इस्तेमाल किया है। इसका मतलब बनेगा ऊपर भी 45 होगा, नीचे भी 45 होगा। तभी तो मैं अगला पार्ट इक्वेट करूंगा। अगले पार्ट को इक्वेट करने के लिए उसने क्या कहा है? अगले पार्ट में पूछे फोर्स इन S1 निकालो, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बराबर होगा 45 के। तो वन ऑफ द फोर्स विच इज F, और लेंथ का मतलब था डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो डायग्राम देखो, डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस जो था वो 12 था, 12 cm था। ये देखें, सही सर, हो गया, समझ आ गई। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं, वरना बाकी सारे बोर हो रहे हैं। तुम्हारे बस पे चल रहे हो, बाकी में बोर हो रहे हैं। ओके, अब आते हैं आपके पास प्रेशर। कहाँ था? फोर्सेस नहीं, माई फिर नोटबुक। कोप्लेनर का एमसीक्यू करा दें एक। अरे यार, पता नहीं, सवाल भेजा तुमने मुझे? बहुत सारे। एक तो भेज दो, बहुत सारे को तो मारो, बोले एक भेज दो बस। अच्छा एक मगर करा दें, फिर 3 करवा दें। 3 कौन सा? क्वेश्चन 3 एमसीक्यू फोर्स का। जो तुमने मुझे भेजा है हाँ भेजा है जिसमें मैंने। 4 न्यूटन है, ये वाली की बात कर रहे हो? हाँ, हाँ नहीं। क्वेश्चन, हाँ हाँ यही है, यही है क्वेश्चन 3। हम्म। ये आपके पास, ये भी शेयर कर देता हूँ ना, कोर्सेज में आया क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 की बात कर रहे हैं आप? जी। सर 7 भी करा देना, इसका 7 ही मुश्किल। 7 भी करवा देगा सर। नहीं, बाकी ये रहा बोलेंगे 3 तो हाँ। कराऊंगा, तुम दोनों के बोलने पे नहीं कराऊंगा। बाकी अगर बोलेंगे तो कराऊंगा, वरना नहीं कराऊंगा।
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है आपके पास द वेक्टर डायग्राम शोज 3 कोप्लेनर फोर्सेस। कोप्लेनर फोर्सेस का मतलब था तीनों फोर्सेस एक पॉइंट पे एक्ट कर रही होंगी। क्या तीनों फोर्सेस एक पॉइंट पे एक्ट कर रही है? इखलास साहब, सर पी पे कर रही है ना? पी पे कर रही है, तो इसको इसको क्या कहेंगे? कोप्लेनर फोर्सेस बोलते हैं। अब एग्जाम में पूछता है इसका रिजल्टेंट जो है वो 1 न्यूटन है, तो पूछते डायरेक्शन बताओ। तो इस सवाल को करने के लिए आप सबसे पहले कौन सी फोर्स ड्रॉ करना चाह रहे हैं? 3 4 या आपके पास ट्राइंगल में जो 4 है, डायगोनल में 4 है, सबसे थ्री कर पहले ले, किसको ड्रॉ करेंगे आप? थ्री कर ले। 3 कर दूं, तो इसका मतलब है 3 बनाऊंगा सबसे पहले, तो 3 बनेगी ऊपर की तरफ। इसका मतलब बनेगा पहली फोर्स बना दी मैंने ये आपके पास पहली फोर्स बना दी मैंने। अब ये सीधी नहीं है ना, बननी सीधी चाहिए। इसका मतलब बनेगा पहली फोर्स आपने ऊपर की तरफ दिखा दी, ये आ गई 3। अब जहां पे 3 खत्म होगी यहाँ से स्टार्ट होगी 4, उसका मतलब बन जाएगा 4 इसके आगे बनेगी। ये देखें हेड टू टेल, ये 3 दिखा रहा हूँ, ये 4 दिखा दी मैंने, ये 4 खत्म कर दी मैंने। जहां पे 4 खत्म होगी यहाँ से स्टार्ट होगी डायगोनल वाली 4, और डायगोनल वाली 4 का एरो कैसे नीचे की तरफ है, तो देखें ये डायगोनल वाली मैंने फोर्स दिखा दी। अब आप मुझे बताइए, आपने इतनी मैथ्स तो पढ़ी ली होगी, राइट, कि अगर आपके पास ये साइड ये साइड अगर आपके पास 3 है, ये साइड कितनी है आपके पास? ये साइड आपके पास 3 थी, आपने कहा था ये साइड थी आपके पास 3, ये थी 4, और ये भी आगे 4। 3 4 का हाइपोटेन्यूज कितना होता था क्लास? 5 5। अब आप 5 में कितना डिस्टेंस कवर कर चुके हैं? 4। और तो और रिजल्टेंट कहाँ बनेगा? सर डी होगा इसका ना जो सर फिर तो। रिजल्टेंट बनेगा वो आपके पास हेड टू टेल। तो याद रखें हेड टू टेल के अंदर रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन थी द टेल ऑफ फर्स्ट टू द लास्ट ऑफ हेड। क्या ये बात समझ में आई? ये तो ओ लेवल से पढ़ते हुए आए हैं बात। द टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ लास्ट, तो इसका मतलब बनेगा जो मैं आपके पास एरो बनाऊंगा वो आपके पास कुछ ऐसे बनेगा। ए 3 जहां से स्टार्ट हो रहा था यहाँ से स्टार्ट होगा, और जहां पे 4 खत्म हो रहा है ये, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बताओ तुम? 1 न्यूटन, और डायरेक्शन होगी ऊपर की तरफ, तो इसका आंसर बनेगा डी। चेक कर लो मार्किंग स्कीम में। सर 7 भी करा दे, सामने ही तो है। पहले ये समझ में आ गया? जी सर आ सर ये गया, आ गया, सर ये आ आ गया, गया सर, आ 7 गया। भी करा दें। अगर 4 की बात करते हो तो 4 के अंदर एग्जामिनर बोलता है द डायग्राम्स रिप्रेजेंट द सिस्टम ऑफ द कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पॉइंट, द लेंथ ऑफ फोर्सेस रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ना ये नहीं हो पाएगा तुमसे, ऑन ये ग्राफ पेपर पे होगा या हार्ड कॉपी पे होगा, ऑनलाइन में समझ नहीं आएगा। उसकी रीजन बता देता हूँ। ओके सही उसकी सर। रीजन उसने एक बात बता दी है सवाल के अंदर। उसने सवाल में एक बात बोली है, क्या बात बोली है उसने? अब देखिए मैं जूम करूंगा आंसर चेंज हो जाएगा। उसने सवाल में एक बात बताई है। लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड है, ये बोला है ना? हाँ, उसका मतलब होगा रूलर रख के चेक करोगे तुम स्क्रीन के ऊपर। द डायग्राम शोज रिप्रेजेंट द सिस्टम ऑफ द कोऑर्डिनेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पॉइंट, द लेंथ ऑफ द फोर्सेस वेक्टर रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स व्हिच सिस्टम ऑफ द फोर्स इज इन इक्विलिब्रियम। अगर तुम्हारे पास रूलर है तो तुम रूलर रख के चेक करो, ए के अंदर जो एक्स एक्सिस पे फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, चेक करो रूलर रख के। सर 0.5। और बी पे वाई एक्सिस पे कितना आ रहा है? क्या हो गया? 0.5 सीएम कितना आ गया? मेरे पास तो 4 सीएम नजर आ रहा है मुझे। मैं लैपटॉप मुझे पे कर रहा ऊपर वाला हूँ, लगा, ऊपर तुम क्या कर ऊपर रहे हो? वाला लगा। अच्छा अच्छा, ऊपर वाला लगा मुझे। कितना आ रहा है एक्स एक्सिस पे? ये तो सेंटीमीटर में आ रहा होगा कुछ ना कुछ। इसकी चेक करो लेंथ कितनी आ रही है रूलर रख के, इसकी चेक करो लेंथ कितनी आ रही है, और इसकी चेक करो लेंथ कितनी आ रही है।
सर देखिए, ए में ना ऊपर वाले की 0.5 है हाँ, और राइट वाले की 0.7 है और नीचे वाले की 1 है। नीचे वाली कितनी है? 1 वन। सेंटीमीटर। इसका मतलब बनेगा पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 0.4 का स्क्वायर करो प्लस 0.7 का स्क्वायर करो, क्या 1 के बराबर आ रहा है? एक सेकेंड। नहीं सर। अब आए बी के ऊपर। अब बी में आपके पास इसकी लेंथ मेजर करो, एक सेकंड। इसकी आ रही थी 0.7, उसकी आ रही थी 0.4। 0.5। 0.5 और 0.7 आ रही थी ना, हम्म। तो 0.5 में 0.7 ऐड करेंगे तो 1 पॉइंट, नहीं मगर डायगोनल में ऐड हो रहा होगा। अब इसमें करने के इसको लॉजिक सुन लो, देखो अगर तुम ऑप्शन ए की बात करते हो तो ऑप्शन ए में हेड टू टेल लगाओगे, क्या लगाओगे ऑप्शन ए में? हेड टू टेल। इसका मतलब बनेगा पहला वेक्टर तुमको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, ऑप्शन ए की बात कर रहा हूँ मैं। ऑप्शन ए में पहला वेक्टर आपने ये ड्रॉ किया, इसकी लेंथ आपने रूलर से मेजर की थी, 0.7 आ गई। जहाँ पे पहला वेक्टर खत्म होगा यहाँ से दूसरा वेक्टर स्टार्ट करेंगे, और ये जाएगा आपके पास ऐसे। इसकी लेंथ आएगी 0.4, 0.5 जो भी आ रही थी। जहाँ पे दूसरा खत्म होगा यहाँ से स्टार्ट करेंगे तीसरा, और तीसरा क्या रहेगा ऐसे तो आपके पास नीचे की तरफ। इसको चेक करेंगे, तो अगर आपके पास ये तीनों आपके पास सेम आ जाएंगी तो आपके पास इक्विलिब्रियम में होंगे। अगर ये नहीं होगा तो फिर बी पे ट्राई करेंगे। बी के अंदर पहली फोर्स ये ड्रॉ करेंगे हम, ए पहली फोर्स ड्रॉ करेंगे ऐसी। जहाँ पे पहली फोर्स खत्म हो जाएगी यहाँ से स्टार्ट करेंगे दूसरी, और जहाँ पे दूसरी खत्म हो जाएगी यहाँ से स्टार्ट करेंगे तीसरी। डायग्राम देखकर तो तीसरी ये स्टार्ट हो रही होगी, तो आपने सेंटीमीटर के हिसाब से मेजरमेंट कर दी होंगी। उसके बाद ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में आपके पास पहली फोर्स जो जाएगी वो आपके पास जाएगी ऐसे। ये बात समझ में आ रही है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? ये आ गई पहली फोर्स। जहाँ पे पहली फोर्स खत्म होगी यहाँ से स्टार्ट करेंगे दूसरी फोर्स, और दूसरी फोर्स जा रही थी नीचे की तरफ। अब जहाँ पे दूसरी खत्म होगी यहाँ से स्टार्ट होगी तीसरी फोर्स, और तीसरी फोर्स जा रही थी इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। सर इतनी मेहनत करें एक मार्क के लिए? ये आंसर बन रहा होगा शायद मैग्नीट्यूड में। इसी तरह आपके पास डी बनाएंगे। डी के अंदर क्या करेंगे, पहली फोर्स छोटी बनाएंगे आप डी में। डी बनाऊंगा तो डी में पहली फोर्स ये बनाएंगे। ये बहुत खौरे वाला सवाल है ये। आपने वेक्टर डायग्राम रूलर से चेक करने। अब इसको चेक करो कितनी सीएम आ रही है, 2 सीएम है 3 सीएम। पहली फोर्स ये बनाई छोटी, जब पहली फोर्स खत्म हो जाएगी तो दूसरी बनेगी, दूसरी आपकी इस तरह से बनेगी, और फिर जब दूसरी खत्म होगी यहाँ से तीसरी बन रही होगी। और चेक करना होगा कि आपने ये ज्वाइन हो रही है इसके साथ नहीं हो रही। इसका मतलब होगा जिसका आंसर आपके पास मैच हो जाएगा वही आंसर होगा, इस तरह से। तो एमसीक्यू नंबर 7 की अगर बात करूँ तो आंसर क्या था इसका, चेक कर लेता हूँ। 7 का ये आंसर है। सर मेरे भी बचे हुए करा देना, तो थोड़े सी तो हैं। 7 का ये आंसर है। इसका मतलब है कि आपके पास ये जो फोर्सेस बन रही थी सारी की सारी बैलेंस हो रही है। सर कहाँ से हो तो रही अगर थी? इसको ढंग से इक्वल बनाते भी ऑन नहीं आ रहा था। करोगे, ये देखो, क्योंकि ये आपके पास मेजर करो सही से तो ये आंसर बन रहा होगा ये, क्योंकि तमाम फोर्सेस का सम 0 आ रहा होगा। क्योंकि एक फोर्स एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में, और तीसरी जेड एक्सिस में। और पूछो। जी और पूछो, हम पढ़ाना सर शुरू करूँ? 28 भी करा दें और 28 39। 28 इसी का, इसी का हाँ इसी का 28 और 39। सर 28। 18 भी करा देना, 18 भी। जी सर 18 भी है मेरा मसला, 18 भी करा दें।
ये सवाल है आपका 18। अब ये एक्चुअली आपके हाथ का सवाल है। अगर आप अपनी एल्बो की बात करें, जब आप वेट उठाते हैं और आपका हाथ आप इस पोजीशन में रखें, तो आपको दो जगह पेन फील होता है। एक जगह आपके पास एल्बो के अंदर पेन फील हो रहा था, एक जगह टॉप के ऊपर फील होता है। एक्चुअली हो क्या रहा है, इस डायग्राम के अंदर एग्जामिनर ने आपको आपके पास एक एल शेप रिजिड लीवर दिखाया है, राइट। अब आप मुझे बताएं, इस डायग्राम के अंदर 5 न्यूटन की फोर्स कहाँ मूवमेंट प्रोड्यूस करेगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये बताओ उमर। सर ये 5 एंटी क्लॉकवाइज करेगी ना? क्लॉकवाइज, 10 न्यूटन में कहाँ लेके जाएगा? कहीं भी नहीं। यही तो कॉन्सेप्ट है। अगर तुम अपने हाथ को इस शेप में रखो, इस शेप में अपने हाथ को रखो, और मैं तुम अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ाते हो, तो तुम्हारा हाथ शोल्डर की तरफ उठेगा। क्या ये बात समझ में आई? तुम अपने हाथ इस शेप में रखो, अपनी एल्बो एल बनाओ, और अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ाओ। जब तुम्हारा हाथ आगे की तरफ बढ़ेगा, तो तुम्हारी शोल्डर की तरफ हाथ उठ रहा होगा। तो ये जो 10 न्यूटन की फोर्स है, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करा रही है, क्लॉकवाइज थोड़ी मूव कराएगी। सर 10 अगर तुम न्यूटन तो कहीं भी नहीं करेगी ना, 10 न्यूटन तो हाँ एक्ट ही सर नहीं 10 करने न्यूटन देगी। तो स्ट्रेट होगी बिल्कुल। नहीं, ये गलती है, गलत बात बोल रहे हैं, आप गलत समझ रहे हैं। आप अपने हाथ को इस पोजीशन में रखो दोनों, आप अपने हाथ को इस पोजीशन में रखें दोनों। क्या आप अपने हाथ से एल बना सकते हैं? आपने रखे साथ में अपने हाथ को इस पोजीशन में, अपना हाथ जी रखो, सर, रख लिया रख आप लिया। हाथ आगे की तरफ मूव करो, तो आपका हाथ ऊपर की तरफ उठे, नीचे की तरफ उठेगा? सीधा उतरा है। ऊपर की तरफ उठ रहा है ना। तो जो 10 न्यूटन की फोर्स है, ये भी इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करा रही है। ये क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि जब अपना हाथ आप आगे की तरफ बढ़ाओगे, जो जो रिबॉटिक्स है, रिबॉटिक्स में जब हम रिबोट्स बना रहे होते हैं, तो ये सारी बातों को ख्याल रखते हैं ना। अगर आप 10 न्यूटन की फोर्स इस पे लगाते इस तरह डायरेक्शन में, तो आपका हाथ जो उठता है वो ऊपर की तरफ उठता। इसका मतलब होता है ये 10 न्यूटन की फोर्स आपको एंटी क्लॉकवाइज मूव करा रही है। ये बात समझाने के लिए बस, असल जो बात समझाने की वो यही है। सर एक और आसान तरीका ये है कि पेज घुमाएं आप उल्टा करें और देखें क्या पी तो घुमाएं? पिवट है ना। क्या? हाँ, पिवट तो आपके पास पी है, पी इसका है तो मतलब। पेज ऐसे घुमाएं कि पिवट ना बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाए, फिर देखें हाँ 10, फिर बिल्कुल सही। एंटी क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज लगे। इसका मतलब बनेगा आपके पास ये जो फोर्सेस हैं, इन फोर्सेस में आपके पास 10 न्यूटन की फोर्स इसको कहाँ लेके जा रही होगी, अपवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज। और 5 न्यूटन की फोर्सेस भी इसको एंटी क्लॉकवाइज लेके जा रही होगी। इसका मतलब बनेगा ये 5 न्यूटन और ये 10 न्यूटन दोनों एंटी क्लॉकवाइज होगी, और 20 न्यूटन इसको आपके पास लेके जा रही होगी क्लॉकवाइज। इसका मतलब बनेगा, अब आप कैलकुलेशन करो, 5 किससे मल्टीप्लाई होगा? सर 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये दो का एंगल कितना बन रहा है? क्योंकि ये जो फोर्स लग रही होगी तो यू लग रही होगी, तो इसका मतलब पिवट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बना, 2। इसका मतलब 4 हो 5। गया ना सर। 4 कहाँ से हो गया? 4 तो पैरेलल हो गया, अच्छा 10 की पैरेलल है 4। सही सही। परपेंडिकुलर तो बेटा 2 बनेगा ना, कॉमन सेंस। आराम, ये बात समझ में आई? मारिया, ये बात समझ में आई आपको जो मैं कह रहा हूँ? 10 न्यूटन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2 है। इसका मतलब 10 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 2। ये बात समझ में आई? क्योंकि ये जो है वो क्लॉकवाइज है, और ये दोनों आपके पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। ये दोनों ऊपर उठा रहे थे, ये नीचे लेके आ रहा था। तो 20 को मल्टीप्लाई करना था 3 से, मैंने गलती कर दी। 20 को मैंने गलत लिखा है, मैंने गलत लिखा है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने पूरा सवाल ही गलत कर दिया जल्दी। आपके पास क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन सा है? क्लॉकवाइज मूवमेंट आपके पास है 20। 20 मल्टीप्लाई होगा किससे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 20 मल्टीप्लाई होगा 3 से, ये बराबर होगा एंटी क्लॉकवाइज से 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 2। ये बन जाएगा 60, बराबर होगा 10 प्लस 20। तो 10 प्लस 20 होता था 30। 30 इज नॉट इक्वल टू 60। तो जब मैं 60 में से 30 सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो रिजल्टेंट आंसर आएगा 30 न्यूटन मीटर। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन होगी क्लॉक। क्लॉकवाइज। ये आंसर है, इसलिए इसका आंसर था 30। ये लिखा हुआ 30, ऑप्शन ए। और पूछें? सर 10 और 11। इसी का। हाँ इसी का इसी का।
बाकी सबने कर ली क्या? ये अभी सोचे ही नहीं करने का, इसलिए किसी को मसले ही नहीं आ रहे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में एग्जामिनर बोलता है आपके पास a force F is applied on a right angle to a spanner at the distance of 0.25 मीटर। 200 न्यूटन की फोर्स है, स्पैनर पे लगा रहे हैं, 20.25 मीटर का डिस्टेंस है। इसको आपके पास मोशन प्रोड्यूस करेगी क्लॉकवाइज from the center of the nut. When the nut is fully tight, the applied force is 200 Newton. What is the resistive torque in anti-clockwise direction to prevent further tightening? तो आपने 200 को मल्टीप्लाई कर देने 0.25 से, 200 को 0.25 से मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आएगा? 50 न्यूटन मीटर बनेगा शायद। जी सर 50 आ रहे तो ये तो आंसर है। वो रेजिस्टिव टॉर्क पूछ रहा था, नहीं वो क्या? अच्छा तो F इंटू 0.04 या फिर F इंटू 0.25 का आधा नहीं होगा? नहीं, क्यों आधा होगा? पिवट कहाँ बना हुआ है? पिवट है ये है पिवट, और फोर्स लग रही है ये, तो टॉर्क पिवट कहाँ से होगा यहाँ सर? तक का डिस्टेंस कितना है? 0.25। तो 0.25 को मल्टीप्लाई करना तो 0.25 50 से, आंसर बनेगा सी। चेक करो आंसर क्या है इसका, सर सी लग रहा है मुझे। चेक करो ना, मार्किंग स्कीम होगी सेट सी है इसका सही है। बस। ये 11 भी देखें 0.04 तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, जो आप कंफ्यूज हो रहे हैं उसको। सर, मैं F इंटू 0.04 कर रहा था, मुझे लगा टॉर्क ऊपर होगा। क्यों भाई? वो पूछा था रेजिस्टिव फोर्स, रेजिस्टिव टॉर्क कितना होगा उसको टाइट करने के लिए, इससे ज्यादा टाइट ही नहीं हो सकता। 200 मल्टीप्लाई बाय 0.25, बस दैट इज द आंसर। अगर तुमसे रेजिस्टिव फोर्स पूछता तो फिर कैसे करते उमर? ये तो रेजिस्टिव टॉर्क है, रेजिस्टिव फोर्स कितनी होती है, सवाल मुश्किल कर देता हूँ। अब मुझे सर बताओ होती कैसे नहीं ना, होती ही नहीं है? है तो अब आप क्या करोगे? अरम साहिब आप बताएं कैसे करेंगे। अगर मैं रेजिस्टिव फोर्स पूछता, मैं रेजिस्टिव टॉर्क नहीं पूछ रहा हूँ, रेजिस्टिव फोर्स पूछ रहा हूँ, तो रेजिस्टिव टॉर्क तो मेरे पास आ गया था 50। अब मैं 50 को इक्वेट कर दूंगा 0.04 मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टिव फोर्स से, क्योंकि ये वो फोर्स होगी जो उसको आपके पास नामूज करा दी होगी। 0.04 से क्यों इक्वेट कर रहे हैं सर? है 0.04 से इक्वेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास अब जो फोर्स लग रही होगी कहाँ लग रही होगी? ये फोर्स लग रही होगी रेजिस्टिव फोर्स जो ऊपर लग रही होगी। ये इधर क्यों लग रही होगी, दूसरी जगह कहीं नहीं लग सकती क्या? क्योंकि जो नट टाइट होगा इस पूरे ऑब्जेक्ट पे टाइट हो रहा होगा ना, इसका मतलब बनेगा अगर ये फोर्स नीचे की तरफ लगेगी तो न्यूटन का थर्ड लॉ होता है, ये फोर्स ऊपर की तरफ लगनी चाहिए, न्यूटन थर्ड लॉ। और किस पॉइंट पे एक्ट करनी चाहिए? इस पॉइंट पे खाली, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये देखिए, अदरवाइज कहीं और एक्ट नहीं करेगी। तो याद रखिए, अगर आप इस 50 को 0.04 से डिवाइड कर देंगे तो आपको रेजिस्टिव फोर्स निकल आएगी। क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि नट के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो सिर्फ इस पॉइंट पे लग सकती है न्यूटन के थर्ड लॉ के लिहाज से। डाउनवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। तो अभी तो आपका आंसर 50 था, आपने इतनी सॉल्व करना था बस। मैं फालतू में क्वेश्चन मुश्किल कर रहा हूँ। 11 भी देखे सर, इसके अगला वाला। दैट्स इट। आगे बताओ। इसके अगला वाला सर 11। 12 भी देख लें, 11 और 12 दोनों। हाँ 12 भी है सर, दोनों ही मुश्किल है। 11 और 12, पहले 11 का आते तो 12 पे आ जाओ। 11 में पूछता है टू पैरेलल फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ एक्टिंग ऑन अ बॉडी एज शोन इन द डायग्राम। दो फोर्सेस हैं, दोनों फोर्सेस का आपके पास मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, और आपसे पूछता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑफ द कपल प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्सेस
डेफिनेशन क्या बताई थी? वन ऑफ द फोर्स एट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, तो आंसर बनेगा एफएस। ये बात समझ में आई? मोमेंट टॉर्क ऑफ कपल की डेफिनेशन क्या थी? वन ऑफ द फोर्स एट द डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, और डिस्टेंस हमेशा मेजर करेंगे परपेंडिकुलर फोर्सेस का। इसका मेजर करेंगे परपेंडिकुलर फोर्सेस का। तो एक फोर्स से दूसरी एट तक का डिस्टेंस जो है वो एस बन रहा है, तो आंसर बनेगा एफ एस। ये बात समझ में आई? सर मेरे भी कुछ सवाल करा देना, वो मैंने भेजे थे ना ग्रुप पे। भाई आप ही ने कहा था 11 करा दें, 11 सर आप ही अब ने। मेरे भी करा देना, सबके करा दें तो। पहले 12 करा दें, फिर इसके बाद करा देगा। इसके आगे ही तो है अगला। सलमान 12 से बेटा सवाल है कॉमन सेंस का। इसका आंसर मार्किंग की देखे बगैर बताएंगी मारिया। उसने पूछे इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्या पूछा उसने? इंक्रीजिंग ऑर्डर, उसका मतलब होगा सबसे बड़ी फोर्स सबसे आखिरी में आनी चाहिए। अब इसके अंदर मुझे बताएं कितनी फोर्सेस डाउनवर्ड एक्ट कर दी है, कितनी फोर्सेस अपवर्ड एक्ट कर दी है। सर डाउनवर्ड एच और डब्ल्यू नीचे आकर रहेगी ना? डाउनवर्ड फोर्सेस जो है, अपवर्ड फोर्स एक है, तो इसका मतलब होगा W प्लस H का सम जो होगा वेट के बराबर और T के बराबर होगा। इसका मतलब होगा एक ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें T सबसे लास्ट में हो, सी। ऐसे एक ही ऑप्शन है सी, दैट इज द आंसर। क्योंकि एग्जामिनर ने बोला था यू हैव टू लिस्ट द इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब बनेगा सबसे बड़ी फोर्स सबसे आखिरी में आनी चाहिए। तो दो फोर्सेस डाउनवर्ड है, एक फोर्स अपवर्ड है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो वेट प्लस एच का आंसर टी के बराबर होना चाहिए। तो वेट एच और टी, तो सबसे बड़ी फोर्स जो बनेगी टी बनेगी। सर हमें कंफ्यूज करने के लिए अगर ऐसा ऑप्शन होता है HWT, तो क्या एच करते फिर? डब्ल्यू HWT होता तो क्या करते फिर हम? नहीं, अब एग्जामिनर याद रखें एच डब्ल्यू टी दे डब्ल्यू एच टी दे, आपने टेंशन को देखना है, सबसे बड़ी फोर्स टेंशन है। तो आपके पास डब्ल्यू एच टी भी दे सकता था और एच टी डब्ल्यू भी दे सकता था, वो जिसमें टी सबसे लास्ट में आता। तो आपने इसमें पढ़ना ही नहीं कि वेट और मैं एच की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वेट और हैंगिंग फोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। उसने पूछा था इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे बड़ी फोर्स सबसे आखिर में आनी चाहिए। तो सबसे बड़ी फोर्स जो बन रही है वो टी बन रही है, क्योंकि दोनों फोर्सेस सम अपवर्ड फोर्स के बराबर होगा। तो टेंशन इज ग्रेटर देन डब्ल्यू एंड टेंशन इज ग्रेटर देन हंच फोर्स। उसका मतलब बनेगा अगर एग्जामिनर डब्ल्यू एच टी दे या एच टी डब्ल्यू दे, आंसर आपने टी वाले लिखना है जिसमें टेंशन लास्ट में होगी। और ऐसे एक ही ऑप्शन होगा, दो ऑप्शन नहीं होंगे ऐसे। क्या बात समझ में आई? जी जी आ गई। अब उमर साहब आप भी पूछ लिया अपने। नहीं नहीं सर, आप ऐसा करें, आप आज वो पढ़ाते ना जो वो पढ़ाने वाले थे। नहीं, अब मेरा मूड चेंज हो गया पढ़ाने का, सारा टाइम तो तुमने इसी में निकाल दिया। अब अपने डाउट्स ही पूछ लो बस, पढ़ाऊंगा सर वेडनेसडे। एक घंटा है ना सर, आराम से पढ़ाएं। नहीं, मेरा मूड चेंज हो गया ना, मेरा लिखने का दिल नहीं जा रहा, अब सिर्फ बताने का दिल जा रहा है। नहीं सर, अब वेंसडे को हम लोग क्वेरीज पूछ लेंगे ना। नहीं, फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चलेगा, अब आगे पूछ लो, वेडनेसडे को नहीं पढ़ाऊंगा, वो क्यूरियस नहीं बताऊंगा किसी को। नहीं सर, ऐसा नहीं करे सर, पेपर वैसे ही मुश्किल होता है फिजिक्स का। तो सभी मुश्किल होते हैं। सर आपने खुद बोल दिया ना, फिजिक्स कि सबसे मुश्किल है ए लेवल की। सर आप ऐसा करें, आप पढ़ाएंगे वो चैप्टर निकाल दें मिड से। जो बात है, हाँ। दिखा दूं, क्या दिखा दूं? सर वो चैप्टर निकाल ही देना, एक्सक्लूड कर दें मिड से, वो फोर्सेस और ये डेंसिटी वाला। मैं तो पेपर बना के दे चुका हूँ बेटा। सर तो मना कर देना पेपर लेने से। पेपर तो मिड टर्म के साथ ही ले लेते थे, पेपर तो मिड टर्म के साथ ही ले लेते। सर वो पिछला वाला टेस्ट चेक हो गया था? शायद, उसके मार्क्स तो मुझे बता दें। याद नहीं है। अच्छा सर 39 भी कराएं। नीचे की तरफ अरम, जो तुमने सवाल भेजा उसका आंसर क्या है? बी है? जी सर, बी है। हाँ, तो कॉमन सेंस तो है देखो,
वेट और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ऑपोजिट है, ये बात आपने पढ़ी थी। ये बात समझ में आई तुम्हें? ऑप्शन बी देखो, जो तुमने सवाल भेजा है मुझे, एग्जामिनर ने बोला था लैडर जो है वो स्लाइड हो रही है। तो जब लैडर स्लाइड हो रही होगी तो याद रखिए वेट और नॉर्मल रिएक्शन तो हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट एक्ट करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? और जब लैडर नीचे की तरफ गिरेगी तो आपके पास जो पी फोर्स है वो कहाँ मूव कर रही होगी? टुवर्ड्स वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल तो रह नहीं सकती, ए तो नहीं हो सकता, ए और सी में हॉरिजॉन्टल है, राइट। और बी और डी में अपवर्ड मूव कर रही है। ये बात समझ में आई तुम्हें? ये देखो, जो तुमने मुझे सवाल भेजा है उस सवाल को मैं इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि वो इस बुक का सवाल नहीं है। वो तुमने ये देखें, एक आपके पास इंक्लाइन प्लेन का सवाल है, ये अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है, ये भी देख लें। आपके पास ग्रुप में आया हुआ होगा। एग्जामिनर ने एक आपके पास लैडर दिखाई है, राइट, और इस लैडर को बता रहे हैं कि स्लाइड हो रही है। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सरफेसेस हैं, और लैडर आपके पास स्लाइड हो रही है। क्या हो रही है लैडर? जब लैडर स्लाइड होती है, ये देखिए ये लैडर दिखा रहा हूँ, इस लैडर को मैं डिफरेंट कलर से दिखाता हूँ। तो याद रखिए जब भी लैडर स्लाइड हो रही होगी तो ये जो इसके ऊपर फोर्स लग रही होगी, ये फोर्स हमेशा मूव कर रही होगी वाई की तरफ। कहाँ मूव कर रही होगी? वाई की तरफ मूव कर रही होगी। इसका वेट क्या एक्ट कर रहा होगा? किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो अगर लैडर ये है तो लैडर का वेट जो एक्ट करेगा, दिस इज द वेट ऑफ द लैडर, ये लैडर का वेट होगा। और नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो इसके ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर होगा। वेट के ऑपोजिट एक्ट करते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन आपके पास मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ, वेट और नॉर्मल रिएक्शन को मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट। तो याद रखें वेट जो बराबर होगा वो बराबर होगा नॉर्मल रिएक्शन के। अगर स्लाइड ना हो रही होती तो फिर ये सीधी बनती। इसका मतलब बनेगा, ये जो चीज बनेगी ये बनेगा वेट, ये बनेगा नॉर्मल रिएक्शन, और ये बनेगी आपके पास पी फोर्स, जो आपके पास स्लाइड होने में रोल प्ले कर रही होगी। क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड हो रहा होता है तो ये पी जो होगा वो वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट है। और भी जो आरम, सर एक बात बताएं, आप पूछे। इसमें इसमें नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर क्यों नहीं है? नॉर्मल रिएक्शन जो है सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, तो वेट डाउनवर्ड था, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन आपके पास ए और बी में परपेंडिकुलर है। सी के अंदर नॉर्मल रिएक्शन को बैंड कर दिए और डी के अंदर भी बैंड कर दिए, तो सी और डी तो हो नहीं सकते थे। अब ए और बी हो गए, वेट डाउनवर्ड नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, वेट डाउनवर्ड नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, ए और बी में। मगर एग्जामिनर बोल रहा था कि लैडर स्लाइड हो रही है, तो जब लैडर स्लाइड होगी तो पी फोर्स कहाँ मूव कर रही होगी? पी फोर्स वाई एक्सिस की तरफ मूव करेगी। कॉमन सेंस है। अगर आप खड़े में और कोई बंदा आपके पाँव से आके आपको गिराता है, राइट, अगर मैं आपके पाँव को आगे की तरफ मूव करूँ तो आपके हाथ ऊपर की तरफ उठते हैं। अगर आप पानी में डाइव मारते हैं अपवर्ड देखें, अगर आप इस तरह के सेटअप में, अगर आपके पाँव बैलेंस डिसबैलेंस हो, पाँव आगे की तरफ जाएंगे तो आपका जो सर होगा पीछे की तरफ जा रहा होगा। तो ये कंडीशन बन रही होगी। और भी जो आराम, और इसका कौन सा सवाल भेजा आपने मुझे? इसका कौन सा सवाल था? बस खत्म हो गए मसले? नहीं सर, और भी हैं। तो भेजो ना फिर। ये 26 करवा दें सामने जो है आपके, और 28। 26 करा दूं और 28। 26। तुम लोगों ने ना पढ़ा बढ़ाया कुछ भी नहीं है, सही बताऊं मैं, कुछ नहीं पढ़ा मोमेंट्स के अंदर, ना ओ लेवल्स में ना एएस के अंदर। आप मुझे बताएं क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन प्रोड्यूस कर रहा होगा इस डायग्राम में? सर 300 300 होती है। वाला, 300 वाला। 26 की बात करें ना, 200 न्यूटन क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा, 300 न्यूटन। 300 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सर लेंथ निकालनी पड़ेगी ना हमें तो। 0.4 से सर, हाँ 0.4। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0.24 से। ये बात समझ नहीं में आई? नहीं नहीं सर, नहीं, नहीं 0.4 0.24 से। से नहीं करेंगे। 0.4 से, हाँ 0.4 से, क्योंकि एग्जामिनर ने जो डायग्राम के अंदर रॉड बताई थी वो बताई थी 2.4 की, और पिवट रखा हुआ सेंटर में।
इसका मतलब बनेगा जो 300 न्यूटन की फोर्स है, ये जो डिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा होगा ये हो जाएगा 0.4। तो ये डिस्टेंस अगर सर ये तो पॉइंट, आसान सवाल पूछ रहे हैं, ये टाइम से करना चाहते हैं क्लास, बस क्लास का, ये इतना आसान सवाल है सर ये तो। तो ये बनेगा 0.4। उसका मतलब बनेगा 300 किससे मल्टीप्लाई होगा, 300 मल्टीप्लाई होगा 0.4 से। इसको इक्वेट करेंगे 200 मल्टीप्लाई बाय 0.8 से, तो ये बन जाएगा मेरे यहाँ से 120। 300 को 0.4 से मल्टीप्लाई करना, 120 बन रहा होगा शायद, हाँ 120 बनेगा। और ये बराबर होगा 0.8 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसके बराबर आएगा 120, 160 के। तो क्या 160 120 के बराबर है? तो 120 जो था वो किसका आ रहा था, 120 क्लॉकवाइज का आ रहा था, और 160 आ रहा था एंटी क्लॉकवाइज का। उसका मतलब होगा आपको इसको बैलेंस करने के लिए 40 न्यूटन की फोर्स कहाँ लगानी पड़ेगी, क्लॉकवाइज में। ये देखिए 40 न्यूटन इधर ऐड होगा ना, तो 40 प्लस 120 बराबर हो जाएगा 160 के। तो 120 कहाँ ऐड हो रहा होगा, क्लॉकवाइज में, तो इसका आंसर बनेगा 120 न्यूटन क्लॉकवाइज। ये आंसर बनेगा इसका। ये बात समझ में आई? जी जी आ गई। अगला सवाल। जी और पूछें। सर मेरे वाले और करा देना। कौन सा वाला? सर जो मैंने आपको भेजे हैं वो P2 के हैं। अब आपने P2 के भेजे, कब भेजे P2 के? ये क्लास साहब उमर, जी सर। तो पहला सवाल तुमने ये भेजा था मुझे, एक ही तो भेजा उमर तुमने। अरे इतने सारे भेजे हैं, इतने सारे। नहीं मुझे तो अभी एक ही नजर आया, अनबैलेंस फोर्सेस का, जिसमें दो दो स्प्रिंग बैलेंस लगे हुए, जो पहला सवाल है। एक सेकंड, एएस पेपर टू, पेपर टू, पेपर टू, पेपर टू। अरे यार पेपर टू कहाँ से लग गया, पेपर डिफॉर्मेशन एरर मोमेंट्स। उमर तुमने तो ये सवाल भेजा था मुझे, ये आसान तो है सवाल, कराऊं? जी जी सर कराएं, तो इसका वेट वगैरह कुछ नहीं पता मैं। देखें ये अच्छा सवाल है। एग्जामिनर पूछता है व्हाट इज मेंट बाय द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बताओ मैं डेफिनेशन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन क्या होती है? जहाँ वेट एक्ट करता है ऑब्जेक्ट का पूरा, जहाँ वेट कॉन्सेंट्रेटेड हो। ये कितने मार्क का बेटा, 2 मार्क का। इसकी लिख लो डेफिनेशन। सर सेंटर थोड़ी ऑफ लंबी कर देंगे ना बीच में फिर। center of gravity is a point at which the whole weight of the body is assumed to act, is considered to act, is considered to act का एक मार्क है, is assumed to act का एक मार्क है। Center of gravity is a point at which the whole weight of the body is assumed to act or considered to act। assume to act का एक मार्क है और बाकी पूरी लाइन का एक मार्क है। लिखिए डेफिनेशन। Center of gravity is a point at which the whole weight of the body is assumed to act or considered to act। अब इसके बाद एग्जामिनर बोलता है दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म रॉड, इसकी लेंथ है 2.5 मीटर। कितनी लेंथ है इसकी? इसकी लेंथ है 2.5 मीटर एंड दिस इज नॉन यूनिफॉर्म। अब आपके पास एग्जामिनर पूछता है आपके पास इस पूरी नॉन यूनिफॉर्म का वेट कितना था, 950 न्यूटन। स्प्रिंग बैलेंस में क्या शो हो रहा है, एक 0.4 है, दूसरे भी 0.4 है। ठीक है, अब करना क्या है,
करना है जी आपने सॉल्व। उसको सॉल्व करने के लिए आप when the plank is horizontal a meter reading of A पे कितनी फोर्स होती है? ए पे फोर्स होती है 540, कितनी शो हो रही है? 70 सर, 570। 570। सुबह से बड़ा बड़ा के ना मेरी भी हालत बुरी हो गई है। राइट, 570 है आपके पास। तो आपने पढ़ा था अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, तो 570 जाए और नीचे फोर्स कितनी होगी आपके पास? 950। तो ये फोर्स किधर से निकालेंगे? 750, 750 ना, सॉरी 570। 570 प्लस फोर्स ऑफ बी, 570 प्लस फोर्स ऑफ बी बराबर होगा 950 के। ये बात किस किस को समझ में आई? डाउनवर्ड सर फोर्स ये क्यों होगा? है क्यों होगा सर, ये क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, सही सही सर, हो गया। फोर्स पड़ी थी डाउनवर्ड फोर्सेस शुड बी इक्वल टू अपवर्ड फोर्सेस। तो डाउनवर्ड फोर्स आपके पास थी 950, अपवर्ड फोर्स है 570 प्लस एफ ऑफ बी। तो जब आप एफ ऑफ बी को कैलकुलेट करेंगे तो 950 में से एफ ऑफ बी निकालने के लिए 950 माइनस 570 कर लो, आ गया आंसर, पहला पार्ट। जी आ गया 570 तक, यहाँ तक समझ में आ गया। जी सर, यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद अगला पार्ट, बस ये लास्ट सवाल है। एडमिन बोल रहा है कि आपको क्लास ऑफ करनी पड़ेगी, कोई मसला हो गया। अच्छा, सर इसके 1 घंटा बाद बाकी है अभी तो। ऑन फिगर, ऑन फिगर 3.1 मार्क लाइकली द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज प्लैंक। अब आपसे पूछते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ एक्ट करेगी? क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पे एक्ट करेगी? नहीं सर, वो सेंटर पे तो नहीं, सेंटर के करीब ही कहीं करेगी। सेंटर पे तो एक्ट नहीं करेगी। उसका मतलब बनेगा जहां पे वेट ज्यादा होगा वहां एक्ट करेगी। अब कहाँ पे वेट ज्यादा है? 570 ज्यादा है या 370? कितना आंसर आता है दूसरे का? 370 आया था ना? 380 आ रहा, 380। 380 380। आएगा, यहाँ लिखूंगा 380। उसका मतलब बनेगा अब आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो एक्ट करनी होगी सेंटर पे एक्ट नहीं करनी होगी, बल्कि 570 की साइड पे दिखा देंगे। ए यहाँ दिखा दिया, ये आ गया आपका वेट। यहाँ पे लिख देंगे 950, तो यहाँ लिख देंगे 950। यू कैन राइट ओवर हियर 950। ये आ गया आपका वेट। अब आपसे क्या बोल रहे हैं वो अगले पार्ट में? अगले पार्ट में बोल रहे हैं जी आपसे ऑन फिगर 3.1 मार्क लाइकली द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये समझ में आई कि आपने देखी है? सर डिटरमाइन द ऊपर डिस्टेंस। करेगा डायग्राम। डायग्राम ऊपर करें, सर देखना है मुझे कहाँ मार्क किया आपने। ये मार्क किया है। जो 2 न्यूटन मीटर थे ना, एक पे 570 आ रही थी, एक पे 380 आ रही थी, तो मैंने 570 न्यूटन मीटर वाले के करीब मार्क किया है, 370 वाले से दूर और 570 वाले के करीब। राइट, बिल्कुल सही। ठीक है सर। अब एग्जामिनर आपसे क्या बोलता है? सर वो अब एक उसमें पिवट लेंगे और फिर वो न्यूटन मीटर वाला काम करेंगे ना पे, क्लॉकवाइज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज। determine the distance of the center of gravity from the distance x and x, x का है, x यहाँ है। इसका मतलब बनेगा अब आपने x पे पिवट खुद कंज्यूम करना होगा। x को क्या ज्यूम करेंगे आप? पिवट, क्योंकि एग्जामिनर आपका डिस्टेंस ही x से पूछ रहा है। इसका मतलब बनेगा अब आप जो पिवट दिखाओगे
वो पिवट दिखाओगे एक्स पे। कहाँ पे दिखाओगे? एक्स पे। तो मतलब बनेगा सर पिवट एक्स को तो कंसिडर नहीं कर सकते ना, फोर्स ए को करना चाहिए हम लोग को। तो भाई मैं पिवट एक्स बना रहा हूँ, तो इस नहीं पिवट नहीं, का उसने कहा एंड एक्स, वो जो मीटर ए और फोर्स मीटर बी है। इसको करने के 2 या 3 मेथड हैं। आपकी चॉइस है, आप पिवट कहीं भी बना सकते हो। आप कहाँ बनाना चाह रहे हैं मुझे ये मैं बताइए। तो फोर्स मीटर ए पे। ए पे? जी सर। अगर तुम ए पे पिवट बनाओगे, हाँ फिर भी हो जाएगा, फिर भी हो जाएगा। एक सेकंड, तुम ए पे पिवट बनाओ, मैं एक्स पे पिवट बनाता हूँ। तुम अपना करो, मैं अपना कर रहा हूँ। अब मुझे बताएं, अगर एक्स पे पिवट बनाएंगे तो कितनी फोर्सेस अपवर्ड लग रही है? एक क्लास राहिल, ए और बी की ऊपर लग रही है, एंटी 2 क्लॉकवाइज पे। फोर्सेस ऊपर लग रही है। एक फोर्स लग रही है आपके पास कौन सी? एक फोर्स 570। लग रही है 570 की। एक कौन सी फोर्स लग रही थी? 570 की फोर्स ऊपर लग रही थी। ये देखिए, ये 570 की फोर्स ऊपर लग रही है। और दूसरी फोर्स जो थी वो आई थी 380 की, वो भी कहाँ लग रही थी? सर ऊपर मेरा लग आंसर रही, सही आ राइट। और डाउनवर्ड फोर्स कितनी लगेगी? 950। अच्छा, उसने डिस्टेंस कहाँ से पूछा था उमर? एंड एक्स से। एंड एक्स से सर, मैंने एंड एक्स से निकाल लिया पॉइंट, जो फोर्स मीटर ए है ना, तो हम लोग उसमें 0.4 ऐड कर देंगे अगर हम लोग फोर्स सही है, मीटर ए को पिवट सही कंसिडर कर रहे हैं। सही है, सही आ रहा है। सही है। अब लिसन, जो मेरे साथ तरीके से करते हैं वो देख लिया कैसे करेंगे। अब अगर आपने पिवट एक्स को बनाया हुआ था, तो आप मुझे बताओ 570 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 570 मल्टीप्लाई होगा 0.4 से, प्लस दूसरी फोर्स थी 380, 380 मल्टीप्लाई होगा 2.5 माइनस 0.4, 2.1 से। दैट शुड बी इक्वल्स टू 950 इनटू डिस्टेंस बन जाएगा x। सॉल्व कर लो आगे आंसर। 570 प्लस 0.4 प्लस 380 इंटू 2.1, टोटल लेंथ थी 2.5। तो जब मैं 2.5 में से 0.4 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 2.1 बन जाएगा। दैट शुड बी इक्वल्स टू 950 इनटू x। करें सॉल्व, क्या आंसर आएगा? सर 950 सेंटर पे लग रही है। दोबारा अच्छा से सही बोलो, है, वेट है वो। नहीं नहीं दोबारा सर, से सही है बोलो। सही है। आप इस सवाल में पिवट 2-3 जगह बना सकते थे आप। उमर ने पिवट बनाया है एक्स के ऊपर, न्यूटन मीटर ए के ऊपर, वहां भी पिवट बनाते आंसर आया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका एक सवाल आया था, मैं अभी दिखाता हूँ। ये सवाल है मुझको, इसका रेफरेंस बता रहा हूँ, पेज नंबर जो बता, November 10, November 10 2-1 करें अभी। November 10 2-1। कैसे करेंगे? November 10 2-1 सवाल दिखा रहा हूँ मैं, और 10 मिनट दे रहा हूँ करने के लिए आपको। अगर आप बोलते हो तो तस्वीर खींच के व्हाट्सअप कर दूं, अगर बुक नहीं है तो। ये सवाल है, बुक सबके पास है? ये बहुत अच्छा सवाल है। मेरी तो आसान है। अच्छा, हाँ सर हो जाएगा। मोमेंटम पहले चेंज निकालेंगे, फिर फोर्स आ जाएगी। जब तक वो कांटेक्ट में है ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइड बाय वो करके फोर्स आ जाएगी हमारे पास। तो फिर हम लोग अलग अलग पिवट्स कंसिडर कर लेंगे। मैंने कर लिया ये वाला। तुमने कर लिया ना, बाकियों से नहीं होगा। ये मुश्किल सवाल है। मुश्किल सवाल तुमसे हो जाते हैं बेटा, आसान सवाल में तुम आगे फंस जाते हो। तो पहला इतना आसान सवाल तो वो तुमसे नहीं हुआ। चले सवाल गए November 10 का। पहला बार पूछते हैं, state the relationship between force and the momentum. Force is the rate of change of momentum. उसके बाद एक बॉल आके गिरती न्यूट है रूलर के ऊपर, और इस रूलर का पिवट जो है वो आपके पास बी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो 25 सेंटीमीटर अवे है। और दो पिवट, एक पिवट ए, एक पिवट बी है।
पिवट ए से फोर्स लगेगी नीचे की तरफ, पिवट बी से फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ, क्योंकि जहां पे एरो साइन होता है वहां पे फोर्स लग रही होती है। तो ये बात समझ में आई आपको? करें हरी अब? सर ये कर चुका हूँ मैं, डायनामिक्स में भी था ये सवाल। अच्छा चलें, छोड़ देने फिर आप भेजें। नहीं नहीं सर मैंने भेजा है, देखें। नहीं, आराम के बातों का सवाल ही नहीं आया। आराम से ऊपर क्लास के सवाल है, वो तुमने करा लिया था मुझसे। नहीं अब दूसरा भेज भी रहा हूँ, अब भेजा है मैंने, अब नया वाला। रेफरेंस के नवंबर 18 का सवाल है। ये सवाल आ गया, इस सवाल की बात कर रहे हैं। जी सर। पहले में तो आपके पास एसआई बेस यूनिट बतानी है, बी पार्ट से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बी से स्टार्ट करूं तो बी में एग्जामिनर आपसे कह रहा है, सर इसमें वो इनका वर्टिकल कंपोनेंट निकाल के ऐड कर देंगे, वो वेट के इक्वल होना चाहिए ना। हाँ सर बिल्कुल। मैंने भी इसी तरीके से किया, लेकिन पता नहीं आंसर नहीं आ मल्टीप्लाई रहा। बाय 2 करेंगे ना, मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि दो जगह और है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करके करेंगे। आपकी बात है, कॉमन सेंस है, दो रो पे आपके पास वेट बताना था ना, उसका मतलब बनेगा अगर आप इसकी वेक्टर डायग्राम बनाओ, उसकी वेक्टर डायग्राम कुछ ये बनेगी। ये देखें, ये क्लास था, ये मैं एक्स एक्सिस बना रहा हूँ, ये मैंने एक्स एक्सिस बनाया रेड से, उसका मतलब बनेगा रो पे टेंशन जो एक्ट कर रही होगी वो ये एक्ट कर रही होगी, रो पे जो टेंशन एक्ट करेगी वो ये एक्ट करेगी। क्लास साहब ये बात समझ में आई है आपको? ये आपने डायग्राम जी जी बनानी थी सर, यहाँ तक तो मैंने भी बनाया। बस, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। आप मुझे बताओ, अगर ऑल्टरनेट एंगल आर सेम, अगर ये एंगल 17 है तो ये एंगल पे हम्म। कितना होगा? 17 डिग्री होगा। ये एंगल पे कितना बनेगा? 17 डिग्री। 17। ये एंगल पे कितना बनेगा? 17 डिग्री। इसका मतलब बनेगा 150 साइन 17 प्लस 150 साइन 17 बराबर होगा वेट के। दो फोर्सेज है ना, तो 150 साइन 17 की वैल्यू निकालो। 43.85। ये दोनों को ऐड करने के बाद डायरेक्ट आंसर बता दो। नहीं नहीं, एक का बता रहा हूँ मैं। 43.85 प्लस 43.85, तो आंसर ये बन जाएगा 87 पॉइंट समथिंग। मार्किंग में क्या आंसर है? चेक करो, 87.7, एक बार चेक कर लेंगे। चेक करो मार्किंग की। सही है, 88 दिया हुआ है। बस ऐसे करना था। सर एक बात बताएं, ऐसे आंसर में क्या हम लोग क्या होल नंबर में दे आंसर हाँ एग्जाम में भी? राउंड ऑफ, क्योंकि एग्जाम में ना सवाल डेसिमल में में नहीं दे? कितने कितने एस एफ हैं? 17 में कितने एस एफ हैं? दो। 150 में कितने एस एफ हैं? दो। इस व्याप पे करना था। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी मेरिट पे करेंगे। सर अक्टूबर मई जून का 17 वाला भी करा दें। बस 10 मिनट और हैं, क्योंकि 11:1:30 पे क्लास ऑफ करनी है मुझे, दूसरे से क्लास सेक्शन में सर स्टार्ट। वो को प्लेनर का ही है, थ्योरी वाला। नवंबर 17। मई जून 17, पेपर 2 वेरिएंट 3। मई जून 17, इसी से पहले है शायद। नवंबर 17 नजर आ रहा है। नहीं, मई जून 17 है वो। नवंबर 16, नवंबर 16, जून, जून, जून 17, पेपर पेपर कौन सा होता है? 2 3। पेपर 2
2-3 सर फोर्सेस में है वो हैं? फोर्सेस इसमें के नहीं है? चैप्टर में है मोमेंट्स में तो नहीं है तस्वीर खींच के भेजो यार। अब देखो मैं जून 17, इसमें तो नजर नहीं आ रहा मुझे। जून 16, ये सवाल जून 17 2-3, क्योंकि स्क्रीन पे शुरू होगा जून 17 जी 2-3, जी ये तो सही नहीं। यही वाला है जी यही वाला ये तो वेक्टर का सवाल है यार, ये सवाल है। एग्जामिनर ने बोला था 5 और 12 न्यूटन की फोर्सेज एक्ट करती हैं, तो अगर ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो 5 में से 12 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आंसर आ जाएगा? 7। इसका आंसर तो बन जाएगा 7 न्यूटन। ये बात समझ में आई? पेपर टू फोर्सेस। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? पहले पार्ट में लिखूंगा आपके पास 12 - 7। तो जब मैं 12 - 7 करूंगा तो 12 - 7 का आंसर आ जाएगा 7। दूसरा था राइट एंगल ट्राइंगल, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो बनेगा 25 प्लस 144। ऐड करूंगा 169, 169 का रूट 13। दूसरे का आंसर 13 आ गया। यहाँ तक समझ में आया? सर यहाँ तक आ गया इससे आगे वाले अगला कराना पार्ट, अगले पार्ट में एग्जामिनर बोलते हैं an object an object x rests in a smooth surface, horizontal forces on x as shown in this diagram. The force of 55 Newton is applied to the right and the 80 Newton is applied to the angle of 155 degree. Head to tail follow हो रहा है, सही है। तो एग्जामिनर बोलता है यूजिंग द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर रिजल्टेंट फोर्स निकालने हैं ऑन एक्स 65। क्या है? रिजल्टेंट फोर्स बतानी है एक्स पे 65 आएगी, तो उसको करने के दो सर मेथड हैं। कोसाइन से आ जाएगी क्या और क्या, ये देखें, ये वेक्टर मैंने बनाया, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ये मैंने ड्रॉ किया। अब आपने पढ़ा था सी स्क्वायर, क्या पढ़ा था आपने? आपने पढ़ा था सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। तो अगर ये 18 है, ये 55 है और ये अननोन है, तो सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 18 स्क्वायर प्लस 55 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 18 इंटू 55 इंटू कॉस ऑफ 115। सॉल्व करो, आ गया आंसर। इसमें क्या मसला था? सारे मसले मैं बताऊंगा क्या? सर मैंने यही किया है लेकिन सर मेरा आंसर शायद गलत आ रहा था इसलिए मैंने पूछा था इससे हल आ सकता है, फाइल से चेक करेंगे। चेक करता हूँ अभी 2 इंटू 18 इंटू 55 इंटू कॉस 125। कैलकुलेटर रेडियन मोड में नहीं होनी चाहिए, डिग्री मोड में होना चाहिए। कोई फिजिक्स से पहले बहस तो नहीं करते थे, कैलकुलेटर रेडियन मोड में तो नहीं था। सर सही आ गया मेरा रेडियन में था असल में अगला पार्ट क्या है? अगला पार्ट है यूज द रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस ऑफ एंगल टाइम शो दैट। सही है 65। या तुम लोग ना बहुत सिली मिस्टेक्स करते हो, सही बताऊं मैं, फिजिक्स में इतनी सिली मिस्टेक्स तो काउंट नहीं होंगी। उसके बाद पूछता है एंगल बिटवीन द रिजल्टिंग फोर्स एंड 55। दोबारा से कोसाइन लगा दो। साइन 50 लॉ से भी आ जाएगा या कोसाइन से हाँ बिल्कुल सिंपल लगा दो। छोड़ दें ये वाला पार्ट सर छोड़ दें
नहीं, बस आज की क्लास यहीं पे रखता हूँ, बस दैट्स इट। अगली क्लास में कंटिन्यू करूंगा बस आगे। सर एक और अगली एमसीक्यू क्लास के पूछना अंदर है। प्रेशर पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि मैं पेपर नहीं में नहीं देख सर, आप चुका वो हूँ। निकाल देना सिलेबस से सर, टेंशन बहुत होती है हम बना के लोग दे को। देता हूँ, कैसे निकाल दूं मैं? प्रिंट आउट हो चुके होंगे सर या सवाल आपको वहां जाके आप काट देना हर पेपर में से, बस मैं एक क्यों काट दूं? क्रॉस ही नहीं, तो मैं मार। पढ़ाऊंगा। अभी तो टाइम है, कब से स्टार्ट है पेपर? 14 जून। सर एक हाँ, हफ्ते है, अगले हफ्ते। बस एक हफ्ते के अंदर एक एमसीक्यू तो आएगा उसका। सर वो कुछ भी हो सकता है ना, यानी देखें अगर वो वो वेडनेसडे को और फ्राइडे को मेरे घर की लाइट चली गई, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा आपके यहाँ। तो इट्स योर फॉल्ट। मेरी तो नहीं है सर, के इलेक्ट्रिक वालों की है। आप आ नहीं सके, चले ओके जी, खुदा हाफिज।